हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताएंगे, इसका यूनिट क्या होता है, वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक में हम फैक्टर अफेक्ट एंड रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। और लेक्चर के अंत में हम रेजिस्टिविटी वाला नन्ना मुन्ना सा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, कौन कौन फैक्टर्स पे ये भी डिपेंड करती है। वो सारी बात हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 3 में हम फर्स्ट टॉपिक पे बात करें तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट I के बीच में का रिलेशन क्या है वो हमें बताता है। ओम्स लॉ में क्या बताता है? V और I के बीच में रिलेशन क्या है, V और I के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें ओम्स लॉ बताता है। तो चलो हम इस रिलेशन को हम अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये गुड कंडक्टर है और जब गुड कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तब इस कंडक्टर में कौन दौड़ेगा? करंट फ्लो होगा, करंट दौड़ने लगेगा। तो अपने ओम्स लॉ का हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें यह बताता है कि इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट I इज इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ में क्या बताता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन हमें क्या समझाता है? इस रिलेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तब तब इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। वो हमें ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ में क्या बताता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है वो हम लिखते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ की डेफिनेशन। A current flow in a conductor, a current flow in a conductor a current flow in a conductor is directly proportional to directly proportional to electric potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस PD भी लिख सकते हैं आप, PD हम यहाँ पे PD लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस applied to across ends of conductor at constant temperature। ओम्स लॉ में क्या बताता है? अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर is directly proportional to electric potential applied to across ends of conductor at given constant temperature। ओम्स लॉ, ये बात आपको अच्छे से माइंड में बिठा लो कि ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और दूसरी बात बताऊं तो ओम्स लॉ ओनली फॉर अप्लाइड कंडक्टर के लिए ही अप्लाइड होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नहीं। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। तब तक हमारे मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इंक हमें डाल देते हैं हम तब तक।
मिटा दे। तो चलो हम मिटा देते हैं इसको। अब हम ओम्स के फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ओम्स का लॉ का फॉर्मूला क्या है। हमें रिलेशन क्या मिला ओम्स लॉ के थ्रू? ओम्स को रिलेशन ये मिला V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I को क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम ओम्स का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर न्यू टर्म ऐड करेंगे। क्या करेंगे? न्यू टर्म ऐड करेंगे। वो टर्म है रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी की लेक्चर 02 में आपको हमने बताया है, पढ़ाया है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमें क्या न्यू टर्म ऐड किया? रेजिस्टेंस। और हमें ओम्स के फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं। V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि ये ओम्स का फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या है ओम्स का फॉर्मूला? क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। और हम रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं V बाई I। और अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट हो और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो, तब जब रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओम। हम 1 ओम रेजिस्टेंस को 1V अपॉन 1 एम्पियर को हम क्या कहते हैं? 1 ओम रेजिस्टेंस। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को हम अब डिराइव करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये क्या है। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है? इलेक्ट्रिक नन्ना मुन्ना सा इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब हम इस बल्ब को शुरुआत में हम मान लो कि शुरुआत में हम 60 वोल्ट वोल्टेज सप्लायर के साथ हम सब कनेक्ट करते हैं। मान लो कि तब जब कनेक्ट करते ही हम मान लो कि इस सर्किट में 4 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। कितना? 4 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं? हम 60 वोल्ट को इंक्रीज करते हैं। कब तक? 120 वोल्ट तक। हम क्या करते हैं? 60 वोल्ट को इंक्रीज करते हैं। कब तक? 120 वोल्ट तक। कब तक? 120 वोल्ट तक। हम क्या करते हैं? 60 वोल्ट को इंक्रीज करते हैं 120 वोल्ट तक। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं? 60 वोल्ट को इंक्रीज करते हैं 120 वोल्ट तक। हम क्या करते हैं? वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो ओम्स लॉ हमें क्या बता रहा है कि जब जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तब तब करंट भी इंक्रीज होगा। हमें क्या कहता है? जब जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तब तब करंट भी इंक्रीज होगा। इस वोल्टेज का वैल्यू डबल हो गई यहाँ पे 60 टू 120 वोल्ट। तो इस करंट भी की वैल्यू डबल होगी, क्योंकि हमें ओम्स लॉ हमको पढ़ाते हैं। तो 4 एम्पियर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके थ्रू भी आप अच्छे से ओम्स लॉ समझ सकते हैं। आई होप कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से ओम्स लॉ आ गया होगा। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मिटा दे। चलो हम मिटा देते। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या कि थ्री टाइप के फैक्टर है। हम पहले फैक्टर को पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट है फैक्टर लेंथ। फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। सेकंड है एरिया। और तीसरा है टेम्परेचर। कौन सा है? और हम फर्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जब जब हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तब तब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्या मैंने क्या कहा? क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल को, इसीलिए हम जब जब
वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। मान लो कि इसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, और जब हम इस वायर की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, तब मान लो कि जब हम इंक्रीज करते हैं इस वायर की लेंथ को, तब इसकी लेंथ कितने तक इंक्रीज है, मान लो कि एल डैश तक हम इंक्रीज करते हैं, तो इस जो न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा हमको क्या मिलेगा, आर डैश मिलेगा। ये हमें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एक्सप्रेशंस हमें समझाता है। क्या समझाता है हमें, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आई होप कि यह फैक्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के जो वायर का, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो रेजिस्टेंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जब मान लो कि थिक वायर है, इतना थिक वायर है, तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि थिक वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा होता है। हम इसीलिए आप जब शहर में रहते हो, तो शहर में कि जो हाई वोल्टेज की सप्लायर की, जब आपने हाई वोल्टेज सप्लायर तो देखी होगी कि इसमें वायर ले जाने वाले, जो करंट ले जाने वाले जो वायर होते हैं, इतने थिक बड़े और थिक लॉन्ग होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो इसलिए होते हैं। आई होप कि ये बात अभी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और रेजिस्टेंस, तीसरे फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। फॉर कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए अलग होता है, डिफरेंट होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए भी डिफरेंट होता है। क्या होता है फॉर कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। आई होप कि ये आपका टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब हम दो फैक्टर को मिला के हम फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, हम दो फैक्टर को मिला के हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसका, फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस का। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। मिटा दे तो चलो हम मिटा देते हैं। हमें क्या मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल को होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए को होता है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के न्यू टर्म ऐड करेंगे। क्या टर्म ऐड करेंगे, न्यू टर्म। ये क्या टर्म है, न्यू टर्म, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हम इसको रो कहते हैं और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। अब हम इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। पीसीबी हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से तरह दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब हम लेक्चर के अंत वाले टॉपिक पे बात करेंगे, लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं हम क्या करते हैं, अब रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या आता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी बताओ, यूनिट भी बताओ। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है, इसको किसके सिग्निफाइड किया जाता है, डिनोटेड बाय रो से डिनोटेड किया जाता है। यहाँ पे हम इसके साथ ही लिख सकते हैं, रो से इसको डिनोटेड किया जा सकता है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब हम अच्छे से लिखते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, क्या होता है? इट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। क्यों? ये कैसे आया? हमें अच्छे से आपने फॉर्मूला ये पढ़ा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको रो को हम इधर ले जाते हैं और रो, तो R इज इक्वल टू एल ए एल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, यहाँ से 1 मीटर कट गया तो हमें मिलता है रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इट इज अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इट इज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट टू डायमेंशनल ऑफ मेटल के डायमेंशनल पर वो डिपेंड नहीं करते। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी में कोई भी मेटल के जो डायमेंशनल होते हैं, क्या होते हैं? डायमेंशनल, लेंथ, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और कौन नहीं करता? रेजिस्टिविटी। आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मिटा दे, चलो हम मिटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इट इज अ डिपेंड किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर या प्रेशर या टेम्परेचर पर ये डिपेंड है। क्या? अच्छे से यह बात आपको रट लो कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड होती है रेजिस्टिविटी। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या है पॉइंट? रेजिस्टिविटी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल एंड सेमीकंडक्टर जो मेटल और सेमीकंडक्टर के या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। ये बात आपसे अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि मेटल और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है लो होती है। इसका रेंज कितना होता है? 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की क्या होती है? इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है? हाई, ज़्यादा होती है। इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है। इसका रेंज कितना होता है? 10⁻12 या सॉरी +12 टू 10⁻+70 क्या होती है? 17 ओम मीटर। आई होप कि ये सारे टॉपिक सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा। अब आज के लेक्चर के लिए बस इतना सा ही। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।